السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. No. Today is the topic of English, the moving finger from LLB part 2. आज हम इसमें elements of mystery वाला topic cover करेंगे. So let's get into the introduction. तो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ मिस्ट्री इन द स्टोरी. तो इसमें हमने जो है पहले आउटलाइन बना ली, इंट्रोडक्शन की, उसके बाद 3 एलिमेंट्स ऑफ मिस्ट्री हम क्लियरली डिस्क्राइब करेंगे, फिर हम उस क्वेश्चन को वहीं पे कंक्लूड कर देंगे ताकि इसमें हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन इजीली कंप्लीट हो जाए. तो पहले हम स्टोरी का इंट्रोडक्शन देंगे कि स्टोरी किसके अबाउट है. स्टोरी में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, मतलब स्टोरी में 4 कैरेक्टर्स हैं. नरेटर है और मिस्टर ग्रैंसी है, मिसेस ग्रैंसी जो उसकी पहली वाइफ थी और मिसेस ग्रैंसी 2 जो उसकी दूसरी वाइफ थी, और क्लेडन है जो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट है. मिस्टर ग्रैंसी की पहली मैरिड लाइफ बहुत टॉक्सिक गुजरी होती है, तो वो उसके बाद उसकी जो है ना वो पहली वाइफ की डेथ हो जाती है, तो वो दोबारा शादी कर लेता है. जिससे वो दोबारा शादी करता है ना, वो एक 30 इयर्स की बड़ी प्यारी सी लड़की होती है जिसका नाम स्टोरी में नहीं बताया गया, लेकिन उसे हम सब मिसेस ग्रैंसी बोलते हैं. तो स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है कि नरेटर को ना वो मिसेस ग्रैंसी के बारे में मिस्टर ग्रैंसी बता रहा होता है कि वो कैसी थी. मिसेस ग्रैंसी बहुत अच्छी होती है, वो उसे हेल्प आउट करती है कि एक टॉक्सिक मैरिज से बाहर कैसे आया जाता है, और उसे वो एक प्रॉपर लिविंग लाइफ जो है ना वो प्रोवाइड करती है. तो मिस्टर ग्रैंसी जो होता है ना वो भी उसके साथ बहुत अटैच हो गया होता है. तो बाकी सब भी उन दोनों की जोड़ी देखकर ये कि बोलते हैं कि दीज आर मेड फॉर ईच अदर. तो दोनों की लव स्टोरी अच्छे से जारी होती है कि ना मिस्टर ग्रैंसी जो होता है ना वो अपने एक फ्रेंड जो होता है क्लेडन, वो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट होता है, तो उसे बोलता है कि ना तुम मेरी बीवी का पोर्ट्रेट ऐसा बनाओ कि ना ऐसा लगे जैसे मैं उसे देख रहा हूँ, मतलब ऐसी फीलिंग्स उसमें पोर्ट्रे करवाना कि ऐसी फीलिंग आए कि मैं देख रहा हूँ उसे, उसके पोर्ट्रेट से ये फीलिंग आनी चाहिए. तो वो कहता है चलो ठीक है कि मैं ना इसका ऐसा पोर्ट्रेट बना दूंगा. अब वो पोर्ट्रेट बना लेता है, तो उसके कुछ टाइम बाद जो है ना वो उसकी वाइफ की, सेकंड वाइफ की भी डेथ हो जाती है. तो जब सेकंड वाइफ की डेथ हो जाती है ना, तो मिस्टर ग्रैंसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉरो ग्रीफ वाली पोजीशन से गुजर रहा होता है. तो वो ना छोड़ देता है अपना जो है वो सिटी और आ जाता है इस्तांबुल में. अब इस्तांबुल में आ जाता है तो मतलब यहाँ पे जो है ना काफ़ी मतलब काम वगैरह करता है ये वो ना, अपनी लाइफ ऐसे सौरों और ग्रीफ में गुजार रहा होता है. तो जब वापस जाता है ना तो अपनी लाइब्रेरी में लगी हुई ना वही पोर्ट्रेट पिक्चर देखता है. जब अपनी सिटी में वापस जाता है तो वो देखता है कि ये जो है ना एक जो है वो यंग लड़की की पोर्ट्रेट इमेज है जो कि एक बहुत खूबसूरत है. चूँकि इसको मेरे साथ थी, ये तो मेरी बीवी है, तो इसे ना मेरे साथ ही बूढ़ा हो जाना चाहिए था. तो वो ना दोबारा क्लेडन को बोलता है कि तुम ना इस पोर्ट्रेट को चेंज कर दो, लेकिन क्लेडन जो है ना वो रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं इस पोर्ट्रेट को चेंज नहीं कर सकता. तो यहाँ से भी कुछ मतलब एलिमेंट्स ऑफ मिस्ट्री हमें मिलेंगे. अभी हम एलिमेंट्स ऑफ मिस्ट्री नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, पहले हम शॉर्ट समरी ऑफ स्टोरी जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं. तो उसके बाद वो जो है ना वो बोलता है कि ये जो है ना तुम चेंज कर दो. उसे इंसिस्ट करता है ना, मतलब ज़ोर से एक बार बोलता है, लेकिन वो ना चेंज करने बैठा ही होता है लेकिन उसे चेंज नहीं कर सकता. तो उसके कुछ टाइम बाद मतलब मिस्टर ग्रैंसी जो होता है वो बीमार होता है, तो उसकी डेथ हो जाती है मिस्टर ग्रैंसी की भी. तो उसके बाद जो होता है ना वो क्लेडन वो उस अपने पोर्ट्रेट को उठा के ले जाता है और वो अपनी लाइब्रेरी में उसे ना एक मतलब ऐसे प्रॉपर आर्क वे में ना शराइन बना के लगा लेता है. जब नरेटर जाके देखता है ना तो वो ये समझता है कि ये जो है ना इसने इधर ये से शायद बहुत नज़दीक थी इसके, बहुत ज़्यादा मतलब, तो इसने ना अपने उसके प्रॉपर शराइन बना के ना उसे आर्कवे कर्टेंड आर्कवे में रखा होता है. उसे वो ऐसे लगता है जैसे ना वो पोर्ट्रेट पूरी दीवार पे हुकूमत कर रहा है. वो इतना मतलब उसे एक सिलेक्टेड उसने इन्वायरमेंट में रखा होता है. अब हम मिस्ट्री के एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं. तो टोटल वो 3 एलिमेंट्स हमें इस स्टोरी में मिलते हैं जो कि मिस्ट्री से रिलेटेड हैं. एक तो बेसिकली हमें टाइटल मिलता है, और क्लेडन जो है क्लेडन का लव फॉर मिसेस ग्रैंसी ये हमें एक मिस्ट्री मिलती है, और एक अनसॉल्व लव ट्रायंगल जो है ना ये भी हमें मिस्ट्री है. मिस्ट्री बेसिकली ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें क्लियर नहीं हो पाती किसी भी चीज़ से, और वो ऐसा लगता है कि हमें हैं भी लेकिन क्लियर नहीं है. अरे कहना क्या चाहते हो? तो अब हम एलिमेंट्स को एक एक करके डिटेल से डिस्कस करते हैं. तो पहला जो है वो एलिमेंट है हमारा हाउ टाइटल इज़ एन एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री. ठीक है, तो टाइटल को हम क्लियरली पढ़ते हैं कि टाइटल का नेम है द मूविंग फिंगर. द मूविंग फिंगर बेसिकली एक कंट्रोलर को रेफ़र कर रहा है, मतलब मूविंग फिंगर जो ना कोई कंट्रोल कर रहा है चीज़ को. कौन है ऐसा बंदा जो कंट्रोल कर रहा है चीज़ को? तो हमें ये क्लियरली पूरी स्टोरी से नहीं पता चला कि ऐसा कौन बंदा है जो वो कंट्रोल कर रहा है. क्या क्लेडन है, क्या मिस्टर ग्रैंसी है, या मिसिस ग्रैंसी है? अब हम क्लेडन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि वो कैसे कंट्रोल कर रहा है. वो इस तरीके से कंट्रोल कर रहा है कि वो पहले पोर्ट्रेट बनाता है तो उसका हस्बैंड उसे बोलता
बोलता है कि ये पोर्ट्रेट मतलब ऐसे बनाने से पहले उसे ऐसे बोलता है कि पोर्ट्रेट ऐसा होना चाहिए कि इसे फीलिंग ऐसी आए कि मैं देख रहा हूँ, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि वो पोर्ट्रेट ऐसा बनाता है या नहीं, या वो अपनी फीलिंग से रिलेटेड पोर्ट्रेट बनाता है, ठीक है। तो उसके बाद जब उसे वो ये बोलता है कि तुम चेंज कर दो इस पोर्ट्रेट को, लेकिन वो फिर भी उस पोर्ट्रेट को चेंज नहीं करता, तो इसमें भी कंट्रोलिंग का इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो अब हम मिस्टर ग्रैंसी के लिहाज से देखते हैं कि वो कैसे इस जो है ना कंट्रोल इफ़ेक्ट में आ रहा है। तो मिस्टर ग्रैंसी जो है वो कंट्रोल इफ़ेक्ट में इस लिहाज से आते हैं कि मिस्टर ग्रैंसी जो बंदा है ना, वो पहले जो है वो अपनी वाइफ को ना एक सेंटेंस बोलता है, नाउ यू आर माई प्रिजनर, जब उसका पोर्ट्रेट तैयार हो जाता है। इस तरीके से बोलता है कि ना उसका पोर्ट्रेट, वो कहता है कि अब तुम मर भी जाओ तो तुम्हारा पोर्ट्रेट हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। तो ये भी एक लव के ऊपर ना कंट्रोल वाला एक एक्सप्रेशन है कि वो इसे कंट्रोल करना चाह रहा है वो। लेकिन जब वो वापस आता है इस्तांबुल से अपने सिटी में, तो वो भी फिर भी यही देखता है कि यार ये तो स्टिल यंग है और मैं जो है ना इसे अपने साथ, इसे मेरे साथ बूढ़ा होना चाहिए था। तो लेकिन वो उसके साथ स्टिल यंग थी, तो वो उसे दोबारा जब चेंज के लिए, ऑल्टर के लिए बोलता है, तो तब भी वो उसे कंट्रोल का मतलब आता है कि वो कंट्रोल करना चाह रहा है कि ये मतलब जवान क्यों है, ये बूढ़ी क्यों नहीं हुई। तो ये भी एक कंट्रोल के सेंस में आता है। तो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना आयरनी ये भी डिफ़ाइन की जाती है कि आयरनी ये है कि वेदर मिसेस ग्रैंसी कंट्रोलिंग, मतलब मिसेस ग्रैंसी जो है वो उन दोनों की फीलिंग्स को कंट्रोल कर रही है। मतलब इवन मरने के बाद भी उसका पोर्ट्रेट जो है वो उसका हस्बैंड यही समझता है कि ये जो है ना ज़िंदा है मेरे साथ, और उसे ऐसे ही वो फीलिंग देती है। जब भी वो घर आता है तो उसे एक इंतज़ार होता है कि मैं अपनी वाइफ से मिलूँगा, तो वो यही समझता है कि ये स्टिल अभी ज़िंदा है। तो मतलब वो मरने के बाद भी उनको कंट्रोल कर रही है, उनकी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रही है कि वो चाहते हैं कि उसके साथ वो ग्रो हो और वो बूढ़ी भी उसके साथ लगे। और जो है ना क्लेडन की फीलिंग्स को वो इस तरीके से कंट्रोल कर रही होती है कि क्लेडन को उसने ना मतलब एक प्रॉपर कंट्रोल कर लिया हुआ कि वो दोबारा उस पोर्ट्रेट से कभी बाहर ही नहीं आ सका। वो उसे अपना मतलब प्रॉपर मास्टरपीस समझता है, उसे दोबारा चेंज भी नहीं कर सका। वो एक सख्ते की सिचुएशन में बैठा रहा जब उसने उसे बोला कि तुम चेंज करो। तो ये इस लिहाज से मिसेस ग्रैंसी भी जो है ना वो इस सिचुएशन में आती है कि क्या वो कंट्रोल कर रही थी सिचुएशन। तो ये भी एक मिस्ट्री अनसॉल्व रहेगी कि हमें नहीं पता कि मतलब कंट्रोलर कौन है। क्लेडन लव फॉर मिसेस ग्रैंसी भी एक ना मतलब नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ मिस्टीरियस इफेक्ट है। तो मतलब वो हमें नहीं पता चलता कि वो उससे वाकई जो है वो मिसेस ग्रैंसी से मोहब्बत करता है, या वो जो है ना अपना बनाया हुआ पोर्ट्रेट है वो मतलब वो अपने पोर्ट्रेट की इतनी इज़्ज़त करता है या उससे प्यार करता है। तो ये भी काफ़ी मतलब बीच में सेंटेंसेस हैं बुक में जो मतलब ऐसा हमें शो करवाते हैं कि वो मिसेस ग्रैंसी से मोहब्बत करता है। जैसे वो बोलता है कि आई टर्न्ड माई वुमन इनटू अ पोर्ट्रेट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो लड़की से मोहब्बत करता है। लेकिन जब एट दी एंड वो बोलता है ना कि नाउ शी बिलोंग्स टू मी, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो ना पोर्ट्रेट से मोहब्बत करता है और वो बोलता है कि पोर्ट्रेट बिलोंग्स टू मी। तो इस तरीके से हमें ये भी जो है ना अनसॉल्व्ड रहेगा कि वो उसे लव करता था या नहीं करता था। इसी में ही आ जाएगा कि मिसेस ग्रैंसी जो है ना वो भी उससे मोहब्बत करती थी या नहीं करती थी। मतलब वो जब उसका बना रहा था पोर्ट्रेट, जब वो उसने उस नरेटर को बताया तो उसने ऐसे ही शो करवाया कि जब वो उसका पोर्ट्रेट बना रहा था तो तब वो भी उसमें इन्वॉल्व थी। तो ये भी एक उसने क्लियर सेटअप नहीं बताया नरेटर ने कि वो इन्वॉल्व थी या नहीं थी, लेकिन मतलब ये भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही है। जब पोर्ट्रेट इज़ अ एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री, हम थर्ड एलिमेंट को डिस्क्राइब करेंगे तो हम मतलब उसमें वही जो मैंने पहले बताया वही चीज़ें लिखेंगे कि एक्चुअल में कंट्रोल कौन कर रहा था। पोर्ट्रेट कंट्रोल कर रहा था दोनों मेंस की फीलिंग को। तो हमें ये भी एक एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री मिलता है कि वो दोनों पोर्ट्रेट को कंट्रोल करना चाह रहे थे कि पोर्ट्रेट में मतलब इतनी अफेक्शन, लव और ऑब्सेशन का था सीन कि वो जो है उन दोनों को कंट्रोल कर रहा था, उन दोनों की फीलिंग्स को, और वो इतने ऑब्सेस्ड हो गए थे उस पोर्ट्रेट से। और एक अनसॉल्व लव ट्रायंगल भी इस तरीके से रहेगा कि क्या वो वाकई उस लड़की से मोहब्बत करते थे या वो उसे बस कंट्रोल करना चाहते थे, या वो लड़की भी इन दोनों में से इन्वॉल्व थी, वो अपने हस्बैंड के साथ वाकई इन्वॉल्व थी और जो है वो क्लेडन पेंटर के साथ भी इन्वॉल्व थी या नहीं। मतलब ये भी एक मिस्ट्री है।
वो अपने हस्बैंड के साथ तो इन्वॉल्व थी, ये तो हमें स्टोरी से पता चल जाता है, लेकिन अगर वो अपने हस्बैंड के साथ जो है वो इतनी मतलब क्लियरली इन्वॉल्व थी, तो वो फिर क्लेडन के साथ मतलब ये हमें इफ़ेक्ट क्यों मिलता है कि वो क्लेडन के साथ भी इन्वॉल्व थी। तो ये भी एक मिस्ट्री है जिसे हम अनसॉल्व्ड लव ट्रायंगल बोलेंगे, और उसके बाद हम अपना टॉपिक यहीं पे कंक्लूड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू रियली लाइक इट, गिव इट अ बिग थम्स अप। अल्लाह हाफ़िज़।